अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, यूरोप अमेरिका के हवाले से कुछ खबरें हैं मेरे पास। एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था वर्ल्ड कप फुटबॉल जब कतर में हो रहा था कि यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स को कतर ने फंडिंग की थी। और ये आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ, मैं लॉबिंग का बंदा हूँ। मैं 94 से इंटरनेशनल फोरास पे जाता हूँ, लॉबिंग करता हूँ और मैं देखता हूँ कि हमारे लाख किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कन्विंस करने पे फाइलें भर भर के हम डॉक्यूमेंट देते हैं। वो हमारे लिए पार्लियामेंट में एक लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन वो कश्मीर पे पाकिस्तान की ज़बान बोलता है। एक नहीं, 10-10, 20-20। मुफ्त में नहीं करते, ये सब मुफ्त में नहीं करते। आपको अक्सर कभी कोई कांग्रेसमैन, कभी कोई सेनेटर, मुझे याद है आज से कुछ साल पहले मैं अमेरिका गया था, कैपिटल हिल जो इनकी बॉडी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, मुझे स्पीच करने के लिए अल्ताफ़ भाई ने भेजा था। मुहाजिरों के हवाले से प्रोग्राम था कुछ सालों पहले। तो मैं वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ जैसे उधर कैफ़े में बैठ के उधर कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो लॉबिस्ट हैं वो तो 3-3, 4-4 कांग्रेसमैन और वो लेके आते हैं। तो कहता है वो आप भी ला सकते हैं जितने चाहें। मैंने कहा कैसे? बोला कोई कांग्रेसमैन है, उसको बोलो हम तुम्हारे इलेक्शन फंड में $25,000 फंड कर रहे हैं, वो अमेरिका में लीगल है, हम आपके इलेक्शन फंड में $25,000 दे रहे हैं। कहता है वो फ़ौरन आ जाएगा, आपको जो बोलो चाहोगे वो बोल देगा, स्पीच कर देगा, जितने चाहें आप ले आओ। यहाँ पे ये चीज़ लीगल नहीं है, क्योंकि अमेरिका में पब्लिक फंडिंग से ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप पब्लिक फंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है। अमेरिका में खुला डुल्ला है। अमेरिका में कॉरपोरेट सेक्टर ने बाइडेन के लिए कितना पैसा लगाया, ट्रंप को कुछ भी नहीं मिला। सारी कॉरपोरेट सेक्टर ने बाइडेन को लेके आए हैं। ये मैं इस पर पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले। तो ये पैसा चलता है। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे वो यूरोपियन पार्लियामेंट है। मैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट में घुसने वाला सबसे पहले मैं बंदा था। 91 में पहली बार पाकिस्तान इंडिया के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रसल्स यूरोपियन पार्लियामेंट में। मुझे 1 साल हुआ था बेल्जियम गए हुए, और मैं उस वक्त किसी भी लॉबिंग वगैरह में नहीं था, लेकिन अखबारों में आया कि JKLF के प्रेसिडेंट अमानुल्लाह खान को बेल्जियन गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है। 91 की बात है शायद। तो सब उधर पाकिस्तानी हलकों में बातचीत चल रही थी। मैं भी नया नया था, तो 1 साल ही हुआ था बेल्जियम में। तो हम पुराने पाकिस्तानियों के पास बैठ कर उनकी गप्पें सुनते थे। तो इंडिया ने करवाया है, इंडिया ने बेल्जियन गवर्नमेंट को प्रेशर डाला कि JKLF के प्रेसिडेंट अमानुल्लाह खान को गिरफ्तार करो, ये वो। बाद में जब मैं लॉबिंग में घुसा, और मैं पहली बार 94 में यूरोपियन पार्लियामेंट में MQM का डेलीगेशन लेके गया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिलने के लिए, तो वहाँ से फिर मुझे चीज़ें पता चलना शुरू हुई कि 91 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस करवाई थी कश्मीर के ऊपर, और उसमें ये JKLF और इन सब को लेके आए थे। ये उसमें इंडिया से भी कुछ लोग आए थे फिर, लेकिन वो इकलौता वाक़या था, कोई लॉबिंग नहीं होती थी। मेरा तो ब्रसल्स था, मेरा गढ़ था, और मुझे जब अल्ताफ़ भाई ने ये टास्क दिया तो मैंने पहले दिन 100 लेटर लिखे MEPs। मैं पहले यूरोपियन पार्लियामेंट किया, वहाँ से हर एक बुक मिलती थी। अब तो ऑनलाइन हो गया है ना, उस वक्त ऑनलाइन वगैरह चीज़ें नहीं थी। तो एक बुक मिलती थी, उसमें हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक पेज था, उसकी फ़ोटो होती थी, उसकी डिटेल होती थी, नाम, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, फ्रांस में कौन से इलाके से, जर्मनी में कौन से इलाके से, इस तरह उनके कॉन्टेक्ट एड्रेस, ये वो मैंने सिलेक्ट किया। उसमें से फॉरेन अफेयर्स कमेटी के, ह्यूमन राइट्स कमेटी के एक डेलीगेशन है यूरोपियन पार्लियामेंट का, जो पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेशनशिप के लिए है। उसमें उस वक्त सार्क कंट्रीज़ थे इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन बाद में इन्होंने कई साल बाद इंडिया के लिए एक अलग डेलीगेशन बना दिया। उसके मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट होते हैं मुख्तलिफ, कोई जर्मनी का, कोई फ्रांस का। तो उन सबको मैंने 100 सेलेक्ट करके लेटर लिखे। उस ज़माने में मेरे पास ना लैपटॉप होता था ना कुछ था, एक टाइपराइटर था।
और मैंने रात भर बैठ के लेटर लिखता था, टाइप करता था, क्योंकि मैं रियाद बैंक और बैंक ऑफ टोक्यो और नेशनल बैंक ऑफ शारजा में, तो मेरी टाइपिंग की स्पीड अच्छी थी, मैं वहाँ पे अरबिक इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर लेता था। तो मैंने 100 लेटर लिखे और सुबह उनको लिफाफे में बंद करके थप्पी लेके गया यूरोपियन पार्लियामेंट। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिससे मैं मिल चुका था, उसके सेक्रेटरी ने मुझे मशवरा दिया था कि इस तरह सबको लेटर लिखो। मैंने उसको फ़ोन किया नीचे से, रिसेप्शन से, कि मुझे ज़रा एक्सेस दिलवा दो। तो वो मेरे पास नीचे आया और मुझे वहाँ पे डब्बे बने हुए हैं पूरी दीवार पे। उस वक्त 500 मेंबर होते थे, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गए। उस वक्त तो 12 कंट्री थे यूरोपियन यूनियन मेंबर, आज यूरोपियन यूनियन 28 मुल्कों का है। तो डब्बे बने हुए थे, सबके नाम लिखे हुए थे। मैंने ढूंढ के वो 100 डब्बों में लेटर डाल दिए। मुझे लेटर के जवाब आते गए कि मैंने सब में अपॉइंटमेंट मांगी थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट का टाइम दिया। मैंने फ़ोटो कॉपियाँ करके मुख्तलिफ हमारे ऊपर जो पाकिस्तान में अत्याचार हो रहे थे और आर्मी की जो क्रिएशन, तालिबान उस वक्त नई नई बनी थी, और ये सब चीज़ों पे पूरी एक फ़ाइल तैयार की थी। और जो जो मुझे अपॉइंटमेंट देता था मैं वहाँ जाता था, उनसे ये फाइल देता था। और मेरी लॉबिंग के नतीजे में वो लोग, बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, तो उसको ख़त लिखते थे कि ये है ये है। मुझे आज भी याद है कि आजकल जो अल्ताफ़ हुसैन को गालियां देने वाली पीएसपी बनी है ना, जो मुस्तफ़ा कमाल की, उसका सेकंड है ना मुस्तफ़ा कमाल का, अनीस कायम खानी, 97 में ये गिरफ़्तार हुआ था। तो मुझे लंदन से फ़ोन आया कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, इसको मार देंगे, तो कोई कुछ रास्ता निकालो। तो एक आयरिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी यूरोपियन पार्लियामेंट की, पैट्रिशिया, मैंने उसको लेटर लिखा, उसको फ़ोन किया, क्योंकि उस वक्त तक मैं 94 से 97 तक यूरोपियन पार्लियामेंट में ज़बरदस्त अपना सिक्का जमा चुका था। मैंने उसको फ़ोन किया कि एक अर्जेंट मैटर है। उसने कहा ठीक है 10 मिनट के लिए आ सकते हो। मैं गया, 10 मिनट इसके कमरे में गया और उसको बताया कि ये देखो आज हमारा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एक्स, उसको गिरफ्तार कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो उस बेचारी ने उसी वक्त लेटर लिखा और बेनज़ीर भुट्टो के नाम के, भाई ये आपने इस आदमी को गिरफ्तार किया, इसकी गिरफ्तारी डिक्लेयर करें, इसको कोर्ट में पेश करें, और फैक्स किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इस तरह मैं लॉबिंग करता था। लेकिन उसका छोटा मोटा लेटर लिखवाना ये वो हद तक हो जाता था। लेकिन जो मैं देखता था कि वहाँ पे कश्मीर वीक बन रहा है, अब पाकिस्तान के MEPs जितने हैं ना, वो कश्मीर वीक मना रहे हैं वहाँ पे। और उस कश्मीर वीक में पूरे नीचे यूरोपियन पार्लियामेंट का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। जहाँ 1000 मेंबर होंगे, 1000 के तो खाली ऑफिस हैं, उनके 3-3 सेक्रेटरी होते हैं, 4-4 सेक्रेटरी होते हैं। सोचे कितना लंबा नेटवर्क है। उसके नीचे पूरी लॉबी में पेंटिंग है, भारत की आर्मी जुल्म कर रही है, फोटो ये वो, एक हफ्ते की। बगैर पैसे के नहीं होता कुछ भी, ये सब पैसे से लगता है। अब तो मैं उन चीज़ों में हूँ नहीं, क्योंकि अब MQM, उस वक्त MQM मुझे वो करती थी, सारा खर्चा MQM उठाती थी, तो मैं ये सब कर सकता था। लेकिन हमने कभी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदा नहीं है, पैसों से वो नहीं किया है। हाँ, लॉबिंग में खर्चा होता है। एक फाइल में अगर आप 25 पेज डालते हैं तो 25 पेज की फोटोकॉपी होती है, फाइल होती है। अगर आप पोस्टेज लगाओ तो पोस्टेज होती है, और ये रेगुलर प्रोसेस होता है। अब तो हमारे पास ऐसी फंडिंग है नहीं ना, हमारी इतनी औकातें कम कर सकें। ठीक है, मैं अरसे से चीख रहा हूँ कि मुझे कोई फंडिंग करता तो मैं एक पूरा लॉबिंग का नेटवर्क क्रिएट करता और वे सब करता। लेकिन एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। हमारा तो कोई भाव नहीं पूछता भाई, सीधी सी बात है। किन तकलीफ़ों में हम चलते हैं, फिर भी आपके सामने रोज़ बैठ के जो मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ, कि कम अज़ कम मेरी आवाज़ चलती रहे। खैर, मैं लंबा चौड़ा में चला गया। बात दरअसल ये है कि कतर ने पैसे दिए यूरोपियन पार्लियामेंट को। एवा काली, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के एक प्रेसिडेंट होती है और फिर कुछ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनमें से एक ही वाइस प्रेसिडेंट थी, इसके घर पे छापा मारा गया, 1.5 लाख यूरो कैश निकला। और ये आज की खबर है कि सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट थे ना, MEPs, उनका लाइफ स्टाइल मूवी स्टार जैसा था। एग्जोटिक वेकेशंस, पार्टीज, लग्जरी प्रॉपर्टियां, इनकी इतना माल बनाया है।
और उसमें सबसे आसानी से जो बिकते हैं ना, वो ईस्ट यूरोप के गरीब मुल्कों के। एक तो यूरोप में फ्रेंच हैं, जर्मन है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, हॉलैंड है, अमीर मुल्क हैं। एक है हंगरी है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, पोर्टुगल है, ये सब गरीब मुल्क हैं। इनके लोग आसानी से हत्थे चढ़ जाते हैं। और ये ज़्यादातर यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई पेंटर होगी, कोई सोशल वर्कर होगी, कोई नर्स होगी, इस तरह के जीत के आ जाते हैं और फिर माल बनाते हैं। एवा कैली के घर से खाली 1.5 लाख कैश निकला है। सोचो कितना माल इसने इधर उधर इन्वेस्ट कर लिया होगा और कितने सालों से ये चल रहा होगा और किन किन इश्यूज पे। ये तो खाली फुटबॉल वर्ल्ड कप का था, किन किन इश्यूज पे इसने माल बनाया होगा। ये फ्रांसिस्को जियोर्जी, ये एवा कैली का पार्टनर था। इसने कन्फेस किया है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं जो कतर और मोरक्को की फंडिंग से यूरोपियन पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस करते थे। यह है पियर एंटोनियो पंजेरी, ये भी एमईपी था, इसको भी सबको फारिग किया है। ये सारा पैसा है ना, इसको मैनेज करता था कि किसको कितना देना है, किसको, यानी कलेक्शन करता था और सबका हिस्सा बांटता था। ये मुंशी था साला। एक है मार्क ताराबेला, ये भी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट था। और ये जो जॉर्जी है ना, जो एवा कैली का जो पार्टनर, इसने कहा है कि इसको कि हमें पैसा पियर एंटोनियो पंजेरी के जरिए मिलता था, जो मुंशी है। और एक है आंद्रिया कोजोलिनो, कोजोलिनो है ना, ये भी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और इसके लिए भी जॉर्जी ने कहा है कि इसने भी, वो मुंशी है ना जो पंजेरी, उसके जरिए कतर और मोरक्को का पैसा इसको आता था। ये छटांक है, छटांक भी नहीं, ग्राम है, ग्राम भी नहीं, माइक्रोग्राम है। इतना पैसा चलता है, इतना पैसा चलता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। छोटे छोटे इश्यूज पे यूनेस्को ने, एक बार मैं यूनेस्को में बैठा था, यूएन में बैठा था। यूनेस्को की एक ओहदेदार से, वहाँ कैफेटेरिया में सब लोग होते हैं, तो बड़े बड़े टेबल होते हैं जिसपे 10-10 कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। तो वो आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उस वक्त तो हम सिगरेट भी पी सकते थे, उधर 90s की बात है। तो सिगरेट और कॉफ़ी चल रही होती थी और वो कोई अपने किताब पढ़ रहा है, कोई अपने पेपर ठीक कर रहा है, कोई अपनी स्पीच को कर रहा है। तो हम पकड़ लेते थे बैज देख के। बैज के कलर सबके अलग अलग होते हैं। रेड कलर का बैज है तो मतलब ये है कि ये कोई डिप्लोमेट है, किसी कंट्री का मेंबर है। ब्लू कलर का बैज है तो ये यूएन के किसी बॉडी का है, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनिसेफ, WTO वगैरह का। इस तरह ब्राउन कलर का बैज है तो वो हम जैसा बेचारा NGO का बंदा। मुख्तलिफ कलर से हम पहचान जाते थे कि कौन क्या है। तो मैं वहाँ पे कॉफ़ी पी रहा था, ये बराबर में आके बैठी, तो हेलो हाय किया मैंने, तो उसने भी हेलो हाय किया। बातचीत हुई तो कहाँ से, मैंने कहा पाकिस्तान से। हाँ, हमारा तो वहाँ पे पाकिस्तान में 500 स्कूल चलते हैं सिंध में। तो मैंने कहा कि कौन से स्कूल चलते हैं भाई, मैं सिंध से तो हूँ। तो इसने कहा, और उस वक्त तो मैं MQM में, तो हम तो MQM सिंध की इतनी बड़ी पार्टी थी, हम तो सिंध के चप्पे चप्पे से एक एक चीज़ से वाकिफ़ थे। उस वक्त सिंध में घोटकी एक इलाका है जहाँ से गैस निकलती है। तो गैस के जो फील्ड था उसमें तकरीबन 5000 मजदूर काम करते थे, सारे पंजाबी, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप लेवल से लेके मजदूर तक सारे पंजाबी। उस पर हमने आवाज़ उठाई। हम सिंध के सारे इश्यूज़ पे तो हमारा अपना इशू था ना भाई। तो मैंने कहा मैं सिंध से हूँ, कौन से स्कूल चला रही हो? कहती है डोंट टेल एनीवन, पेपर पे चलते हैं। क्या मतलब? कहती है हमने खोले थे लेकिन हमें पता है कि वो पेपर पे चलते हैं। वो सारे स्कूल की बिल्डिंग है ना, वो जागीरदार की ओताक बनी हुई है। ओताक यानी बैठक, जहाँ पे शाम को शराबें चलती हैं, लड़कियाँ नचाई जाती हैं, सब चीज़ें होती हैं, और मेहमान खाने बना लिए हैं। और हमारी जो यूनेस्को की तरफ से उन टीचर्स की जो सैलरी दी जाती है
वो जागीरदार के जो टीचर है ना, वो जागीरदार के घोड़ों की मालिश करते हैं, जागीरदार के पांव दबाते हैं, जागीरदार के घर में नौकर करते हैं, मेहमान खाने में। और कहती है बच्चों का जो खर्चा है, किताबों का, यूनिफॉर्म का, बच्चों का खाने का, वो भी हम देते हैं। कहती है वो भी जागीरदार ले जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें ये सब पता है इसके बावजूद? कहती है 500 स्कूल की हम निगरानी कैसे कर सकते हैं? जब भी हमारा डेलीगेशन विजिट करने आता है तो वो 10 स्कूल दिखा देते हैं हमें, फौरन स्कूल बना के वहां पे बच्चे बिठा के, सब गुलाम है, बिठा देते हैं। उस वक्त तो मुझे इतना समझ नहीं आया, बाद में मैं समझ गया कि ये यूनेस्को के लेवल के लोगों को उसमें किकबैक मिलती होगी। क्या पाकिस्तान को दे रहे हैं 100 करोड़ रुपया साल का 100 स्कूल चलाने के लिए, 1 करोड़ रुपया पर स्कूल पर ईयर। इसमें टीचर्स की सैलरीज आ गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बच्चों का खर्चा, सारा कुछ। 100 करोड़ में से 50 करोड़ की किकबैक जाती होगी ना, बाकी 50 करोड़ जागीरदार ले जाता है, पॉलिटिशियन ले जाते हैं। हर चीज में इंटरनेशनल लेवल पे जो करप्शन का है ना, मैं आपको खुल के बात कर रहा हूं, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूं। नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा, जिनके नाम लिए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो अखबारों में आए तो मैंने लिए हैं, बाकी तो मैं नाम लेके बता सकता हूं। हम जिनीवा जाते हैं तो ये पीओके के कश्मीरी आते हैं, वो 1-2 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाते हैं स्पीच करने के लिए, यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर लेके आते हैं, मुफ्त में आते हैं। उनको कश्मीर का दर्द हो रहा है। मतलब आप खुद बताएं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूरोपियन पार्लियामेंट का, वो चेक रिपब्लिक से, साले ने जिंदगी में कभी कश्मीर का नाम भी नहीं सुना होगा। वो आता है वहां पे, भारत ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम तो पकड़ते थे इन लोगों को, कैफेटेरिया में आ जाते थे ना, वो अंदर हॉल में तो कौन बैठता है, हॉल में जिसकी स्पीच है वो जाता है, बाकी बनने। हम भी यही करते हैं। हॉल में जाम्बिया का इशू चल रहा है, निकारागुआ का इशू चल रहा है, एक्वाडोर का इशू चल रहा है, हमें इतना वो नहीं है ना 24 घंटे आप वहां पे कान में वो लगा के वहां बैठ के सबकी स्पीचें थोड़ी सुनते हैं आप। हम एक मकसद लेके जाते हैं, हमारा मकसद होता है कि हम पाकिस्तान के बारे में दुनिया को बताएं कि वहां पे क्या अत्याचार हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हम बताते हैं, हम बाकी चीज़ों के लिए नहीं। अब मेरी स्पीच का टाइम है तो हम लिस्ट में बार बार जाके नाम देख देते थे। अब पता चला कि यार मेरा 8वां नंबर है, तो उस वक्त 10-10 मिनट की स्पीच होती थी, बाद में 5 मिनट हो गई, फिर 3 मिनट हो गई, आजकल 1.5 मिनट की स्पीच अलाउड है। तो हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा भाई ठीक है, हम टाइम से आधा घंटा पहले जाके वहाँ कान में लगा के बैठ जाते हैं, वेट करते हैं अपनी स्पीच की, फौरन बाहर निकले। कैफेटेरिया लॉबिंग की जगह है। तो ये जो MP वगैरह POK वाले ले आते थे, हम उनको पकड़ते थे, हम उनको कहते थे कि ठीक है यार, आप कह रहे हो कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है, आपको ये जुल्म नज़र नहीं आता बलूचिस्तान का, ये नज़र नहीं आता जो पाकिस्तान कर रहा है, ये हमारे मुहाजिरों को मार रहा है, सिंधियों को मार रहा है, बलोचों को मार रहा है, ये तालिबान नामी एक दहशतगर्द बिठाया है। 90s में तालिबान तो पूरा पाकिस्तान ही था ना, आजकल तालिबान पाकिस्तान से दुश्मनी पे आ गया है। 90s की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त पूरा तालिबान पाकिस्तान था। हम बताते थे, चुपचाप सुन लेते थे, चाय कॉफ़ी पी, ओके जेंटलमैन बाय बाय। तो बड़ा पैसा चलता है, पूरा करप्शन का हिसाब किताब है, लॉबिंग में बड़ा पैसा लगता है और पाकिस्तान इस पे खर्च करता है, पाकिस्तान दबा के पैसा खर्च करता है इस पे। और नो डाउट कि पाकिस्तान इस मामले में आगे है, भिखारी हो गया है ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे उसने लॉबिंग की हुई है। जब भी आपकी BBC की ये वो चल रही है ना, आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में एक हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक हिस्ट्री में एक आपको हिंदू नाम वाला सुसाइड बॉम्बर नहीं मिलेगा। कम से कम 1000 धमाके इस्लामिक नाम वालों ने किए होंगे, सुसाइड बॉम्बिंग। कम से कम 10,000 टेररिज्म के वाकयात किए होंगे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आजकल हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। और हिंदू हैं कि भाई साहब
बोलने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे लंदन में जब देखता हूँ ना हाल, तो यार दुख होता है, दुख होता है। एक नामी हिंदू है ना, वो आके नहीं खड़ा होता। क्यों? बिजनेसमैन है तो मेरे पास तो आधे एम्प्लॉय पाकिस्तानी है। अबे वो एम्प्लॉय है, तुम्हारे मालिक थोड़ी है। तुम मालिक हो, किक आउट करो, नहीं करना तो काम। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अबे उनके बच्चे नहीं जाते। गांधी ने पता नहीं कैसा आपको नॉन वायलेंस का वो पिला दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरा आज बड़ा दिल कर रहा है, मैं नाम ले लेना चाह रहा। मेरे को आज बहुत दुख हुआ एक आदमी का, मैंने देखा अपोलोजेटिक लेटर, उसने पाकिस्तानियों से माफी मांगी है, हिंदू ने यार, बीबीसी के उस पे, कि पाकिस्तानियों की मेरी बात से दिल आजारी हुई है, मैं माफी मांगता हूं, अपने सारे अल्फाज वापस लेता हूं। यार बड़ा दुख होता है। आप इतने पैसे वाले होके, इतने पावरफुल होके आप डरते हो, तो फिर तो यार हम मर्द के बच्चे हैं यार, हम किसी से नहीं डरते, साला खुल के आ जाते हैं सामने यार। हर चीज हमने रख दी है सामने, कर जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो यार। कल की वीडियो में मैंने 2 धमकियां दिखाई हैं आपको। आप इतने पैसे वाले होके, इतने पावरफुल होके आप डरते हो, माफिया मांग रहे हो। कभी सुना है किसी पाकिस्तानी एमपी ने या किसी बिजनेसमैन ने माफी मांगी हो यहां पे, किसी लीडर ने? Imran Hussain, Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? रोज बकवास करते हैं साले पार्लियामेंट में, रोज आपको कोई एमपी खड़ा होके मोदी बुच्चर और ये और वो। कभी इन्होंने कहा कि यार हिंदुओं की दिल आजारी हुई, हम माफी मांगते हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पे क्या कुछ नहीं कहा गया, कश्मीर के नाम पे क्या कुछ नहीं कहा गया, भारत में मुसलमानों पे होने वाले अत्याचार को आड़ बना के क्या कुछ नहीं कहा गया। पीसफुल दुनिया के सबसे हिंदू ही हैं, कभी किसी मुल्क पे हमला नहीं किया, कभी टेररिज्म को अपना हथियार नहीं बनाया, लेकिन उनको टारगेट कर रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे। हम माफिया मांग रहे हैं भाई। मैं आपको ओपनली कह रहा हूं कि इस लंदन में मुझ जैसा आम इंडियन खड़ा है बस, वो भी कुछ 300 आदमी हम मुश्किल से बीबीसी पे जमा हुए थे। मैंने 26/11 किया, क्या कितनी आप लोगों की मदद थी, कितना हमने लॉबिंग की, सब कुछ किया, क्या निकला? 100-150 आदमी आए यार। 26/11 वॉज एन ओपन टेररिस्ट एक्ट। हर इंडियन को अंदर से उबलना चाहिए। ठंडा खून बना हुआ है, ठंडा गोश्त बने हुए हैं, जज्बाती नहीं है अपने मुल्क के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी कल्चर के लिए। और ये कन्वर्टेड लोग, इनके जज्बात देखें यार। मैं कहां कह रहा हूं आपको कि आप तलवार लेके निकल जाएं, सर तन से जुदा करें। अरे खड़े तो हो, आप अपने हक के लिए खड़े ही नहीं हो रहे, तो फिर आगे मैं आपसे क्या बात करूं? अजीज दोस्तों, सॉरी कुछ ज्यादा ही, बहुत आज मुझे दुख हुआ, लेकिन बात यह है अजीज दोस्तों, लॉबिंग की कहानी। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।